देखिए आपका ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट चल रहा था और इसमें जो हम पढ़ा रहे थे सेक्शन 7 बता रहे थे। सेक्शन 7 से आपका प्री में भी क्वेश्चन बनता है, मेंस में भी। प्री में हमने ये बताया था कि आपका प्री में जो क्वेश्चन बना है, आपका जो बिहार जे में बना है, सेक्शन वाइज बना है कि अंतरण करने में कॉम्पिटेंट या सक्षम व्यक्तियों का उल्लेख आपका किस सेक्शन में किया गया है। तो अगर सेक्शन ऐसा आए तो आपको सेक्शन 7 मारना है। दूसरा जो इस पर आपका क्वेश्चन बनता है, ये दूसरा क्वेश्चन हम बता रहे थे कि जो इस पर बना है वह आपका ये बना है कि नेमो डेट कोड नॉन हैबिट का सिद्धांत किस धारा में समाहित है। तो आपका धारा 7 जवाब रहेगा। तीसरा जो क्वेश्चन आपका बन सकता है कि नेमो डेट कोड नॉन हैबिट का मतलब क्या हुआ। तो मतलब भी मैं बताया था कल। मतलब ये बताया गया था कि जिस व्यक्ति के पास जितना हक है दूसरे को केवल और केवल वह उतना ही हक दे सकता है, उससे अधिक हक देने की क्षमता उसे नहीं है। यानी कि जो व्यक्ति किसी संपत्ति में जितना अधिकार या हक रखता है दूसरे को केवल उतना ही हक ट्रांसफर कर सकता है, उससे अधिक नहीं कर सकता। ये नेमो डेट कोड नॉन हैबिट का हिंदी अर्थ हुआ। लेकिन यह विधि का पूर्ण नियम नहीं है। अपवाद ज़्यादा पूछा जाता है कि आपका किन किन सेक्शनों में अपवाद है। तो 3 सेक्शन रट कर जाना है, 35, 41 और 43। यानी कि कई बार पिछली बार आपका बिहार में भी ये क्वेश्चन बना, यूपी में भी कई बार ये क्वेश्चन रिपीट किया है कि नेमो डेट कोड नॉन हैबिट का अपवाद किन धाराओं में है। तो आपको हमने बताया। फिर संविदा करने में कौन सक्षम होगा लास्ट में। तो जो माने अंतरण करने में कौन कॉम्पिटेंट होगा। तो जो संविदा करने में सक्षम हो। इसके लिए हम कोरिलेट किए थे। कॉन्टेक्ट की धारा 11 ये बताती है कि संविदा करने में कौन सक्षम होगा। 3 आपका पॉइंट था कि जो वयस्क हो, जो स्वचित हो और किसी कानून द्वारा डिस्क्वालीफाई घोषित न हो। अब यहाँ जो क्वेश्चन बनता है कि अगर कोई माइनर या अवयस्क या अप्राप्त वय संपत्ति का ट्रांसफर करता है तो उसका इफेक्ट क्या होगा। यह एक केस के माध्यम से निर्धारित किया गया। वह केस याद रखिएगा, मोहरी बीबी बनाम धर्मोदास घोष। ऐसा अंतरण वार्ड एब इनिशियो होगा, प्रारंभतः सुन। हाँ, संविदा करने में ही केवल सक्षम न हो, दूसरी बात यह है कि वह संपत्ति का हकदार हो या हकदार नहीं है। तो संपत्ति के हकदार व्यक्ति द्वारा अथराइज हो। तो अथराइज को हमने क्या बताया था, मुख्तार। तो इसको एविडेंस में भी जोड़ते रहना है। मुख्तारनामा के बारे में प्रिजम्पशन किस धारा में, 85। यानी कि एक साथ 4-5 धाराएं तैयार करना है। ये 7 हो गया था। अब सेक्शन 8 देखा जाए। जहाँ तक धारा 8 की बात है, धारा 8 में आपका ट्रांसफ़र का इफेक्ट दिया गया है। यानी कि अंतरण का प्रभाव क्या होगा। यानी कि आपका ट्रांसफ़र का प्रभाव क्या होगा, अंतरण का प्रभाव क्या होगा। तो अंतरण का प्रभाव ये होगा कि जब किसी संपत्ति का ट्रांसफ़र किया जाता है तो उस संपत्ति में के जो अधिकार हित होंगे आपका अंतरिती को प्राप्त हो जाएंगे। अगर कोई विपरीत संविदा न हो तो तत्काल प्राप्त होंगे। विपरीत संविदा हो तो कुछ समय बाद हो सकता है। अब ताला चाबी सब आपका प्राप्त हो जाएगा, ये भी याद रखिए।
इसमें जो आपका किवाड़-वाड़, आपका खिड़की-उड़की, आपका जब तक विपरीत आपका ये न हो, यहाँ आपका बस एक लाइन पूछा जाता है कि आपका कह सकते हैं कि किसका ट्रांसफ़र नहीं होता है, तो पूर्ववर्ती ब्याज का। वहीं एक अपवाद जाकर आपका सेक्शन वाइज़ पूछा जाता है, जो लास्ट पॉइंट है, इसको ज़्यादा नहीं पढ़ना है। फिर एक बार इसको देखिए, अगर ए ने बी को 500 रुपया दिया था और ए ने इस 500 का ट्रांसफ़र सी को कर दिया और सी से कहा कि जाकर तुम बी से 500 रुपया वसूल लो, तो जिस दिन ए ने सी को ट्रांसफ़र किया था पैसा, उसके पहले का ब्याज सी को ट्रांसफ़र नहीं होगा, उसके बाद का ब्याज सी को मिलेगा, लेकिन पहले का नहीं। तो कम चांस रहता है धारा 8 से। बस धारा पूछी जा सकती है कि ट्रांसफ़र का इफ़ेक्ट कहाँ दिया गया है, तो धारा 8 में कम चांस है, छोड़ सकते हैं। धारा 9 से एक क्वेश्चन आपका बनता है, सेक्शन 9 से अच्छे से तैयार करना है। देखिए आपका चूँकि एक साथ अब सभी नियम, भले थोड़ा समय लगे धारा 9 में, एक साथ सभी नियम हम बताएंगे। देखिए पहला क्वेश्चन, ओरल ट्रांसफ़र। तो पहला क्वेश्चन ये बनता है कि संपत्ति का अंतरण किया जा सकता है ओरल, रिटेन में, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो पहला आपका जवाब, यानी कि मौखिक भी किया जा सकता है, लिखित भी किया जा सकता है, दोनों रूपों में किया जा सकता है, इनमें से कोई नहीं। तो आप दोनों मारिएगा, इसमें कोई शक नहीं है। कब ओरल, यानी कि मुख से बोलकर संपत्ति दी जा सकती है और कब लिखकर ही दी जाएगी, तो अब बेयर एक, अब एविडेंस में पहले आ जाइए। एविडेंस भी आपका जो साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 है, वह साक्ष्य को दो प्रकारों में बांटती है, एक ओरल और एक डॉक्यूमेंट्री। एक मौखिक साक्ष्य जो मुख से बोलकर दिया जाता है, और एक दस्तावेजी साक्ष्य जो दस्तावेज पर लिखा रहता है। यानी कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम में लीगल तौर पर साक्ष्य के कितने प्रकार हैं? दो, एक ओरल और दूसरा डॉक्यूमेंट्री। अब अगला क्वेश्चन आइए, ओरल ट्रांसफ़र का प्रावधान किस सेक्शन में किया गया है? तो आपका जवाब रहेगा 9 में। अब बेरक देखिए एक लाइन, हर उस दशा में जिसमें विधि द्वारा कोई लेख एक्सप्रेस रूप से अपेक्षित नहीं है, संपत्ति का अंतरण लिखे बिना किया जा सकेगा। तो यहाँ दो तीन नियम बनाइए। कब संपत्ति का अंतरण मौखिक किया जा सकेगा? तो जहाँ कानून में एक्सप्रेस रूप से, अभिव्यक्त रूप से, यानी कि स्पष्ट रूप से ये न लिखा गया हो कि ऐसी संपत्ति का अंतरण लिखित में ही होगा, वहाँ जो ट्रांसफ़र हो सकेगा ओरल या मौखिक हो सकेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कानून में स्पष्ट रूप से ये लिखा गया हो कि इस संपत्ति का अंतरण लिखित में होगा, वहाँ मौखिक काम नहीं करेगा। वहाँ हर हाल में आपको क्या करना पड़ेगा? लिखित में ही अंतरण होगा। और जहाँ कुछ न लिखा रहे, कि लिखित में जहाँ न लिखा रहे, वहाँ आप कैसे कर सकते हैं? मुख से बोलकर। अब यहीं एक क्वेश्चन यहाँ बनता है, आपका प्रयास होना चाहिए कि जितने सेक्शन हम बता रहे हैं, एक क्वेश्चन यहाँ बनता है कोरिलेट करके। अब जहाँ जहाँ ट्रांसफ़र का प्रावधान किया गया है, मौखिक और लिखित, कम से कम एक साथ, उसको अब पढ़ना है। क्योंकि 6 समव्यवहार हैं, आपका पहला विक्रय, दूसरा बंधक, तीसरा पट्टा, चौथा विनिमय, पांचवा दान और छठवां अनियोज्य दावा। अब छयों में ट्रांसफ़र कैसे होगा? उसके लिए एक न एक धारा विद्यमान है। तो पहले हम विक्रय का देखते हैं और सेल का देखते हैं। तो आखिर विक्रय का ढंग क्या होगा? विक्रय कैसे किया जाएगा? अब बेरेक निकाल लीजिए आपका अच्छे से। और कौन सा सेक्शन देखना है? 54।
अच्छे से इसको तैयार रखिएगा, बहुत गलत होता है। देखिए 4-5 हम मॉडल बनाएंगे। देखिए आपका विक्रय कैसे किया जाता है, मेथड ऑफ सेल क्या होगा, विक्रय का ढंग या तरीका कहाँ दिया गया है, तो धारा 54 में। देखिए आपका 54 में क्या पूछा जाता है, अभी आपका बिहार मेंस में भी पूछा गया था। सेक्शन 54 में क्या क्या बताया गया है, दे देगा विक्रय, दूसरा दे देगा विक्रय संविदा, तीसरा दे देगा विक्रय का ढंग या मेथड मेथड या तरीका, चौथा देगा उपर्युक्त सभी। तो क्या मार्क कराएंगे, उपर्युक्त सभी। तो विक्रय और विक्रय की संविदा में डिफरेंस आपका विक्रय की परिभाषा देते हुए विक्रय तथा विक्रय की संविदा में अंतर बताइए। ये बिहार में भी इस बार पूछा गया था और चांस पीटी में भी रहता है, मैं बताऊंगा। तो विक्रय आपका केवल और केवल टीपीए के तहत बताइए, विक्रय किसका किया जाएगा, अचल का कि चल का कि दोनों संपत्तियों का। तो टीपीए केवल और केवल अचल संपत्ति के विक्रय में सेल में लागू होगी। अब अगला क्वेश्चन आया कि अगर मूवेबल प्रॉपर्टी का विक्रय किया जाता है, चल संपत्ति का विक्रय किया जाता है, तब कौन सा कानून लागू होगा, तो माल विक्रय अधिनियम 1930। एकदम कंसेप्ट क्लियर रखिए। मूवेबल में कौन लागू होगा, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, और आपका इमूवेबल में टीपीए। ये कम से कम कंसेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। तो विक्रय कैसे, धारा 9 से कोरिलेट करना है सबको। फिर एक बार धारा 9 समझ लीजिए। अगर कानून में ये लिखा गया है कि विक्रय माने अंतरण लिखित में होगा, तब तो लिखित में होना अनिवार्य है। और अगर कानून में लिखा नहीं गया है एक्सप्रेस रूप से माने स्पष्ट रूप से, तब वहाँ अंतरण आप कैसे कर सकते हैं, मुख से बोल। वही धारा पहले विक्रय का अंतरण हम बता रहे हैं। 6 संव्यवहारों को जान लेना एक साथ। अब आगे आपका नहीं, एक ही जगह धारा 9 जब पढ़िएगा तो 6 संव्यवहार में कैसे ट्रांसफर होगा, एक क्वेश्चन मान के चलिए निश्चित बनता है। और गलत ना हो, मैं 6 बता रहा हूँ अलग अलग। देखिए विक्रय, ऐसा अंतरण 100 रुपये और उससे अधिक के मूल्य की मूर्त अस्थावर संपत्ति की दशा में। अब देखिए हम नियम बता रहे हैं, अगर 100 रुपये या इसके ऊपर की मूर्त संपत्ति है और कैसी है, अचल, ये पहला नियम आया। दूसरा नियम ये आया आपका, या किसी उत्तर भोग या अमूर्त संपत्ति की दशा में, यानी कि किसी उत्तर भोग या अमूर्त संपत्ति, जैसे गुडविल हो गया, कॉपीराइट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, ये इनका पोरल या कैसी संपत्ति कही जाती है, अमूर्त। किसी अमूर्त संपत्ति की दशा में केवल रजिस्ट्रीकृत लिखत द्वारा किया जाएगा, यानी कि पंजीकृत होगा, और प्लस वह अंतरण क्या होगा, यानी कि लिखित ही नहीं बल्कि क्या होना चाहिए, रजिस्टर। अब देखिए इसके बाद जो आपका बचेगा, मैं फिर बता दूं, वह मौखिक अंतरण हो सकता है। अब देखिए कैसे आपका क्वेश्चन बना है। जो ये पहला आइए, जो अचल संपत्ति हैं और मूर्त हैं, मूर्त माने कारपोरल, कारपोरल का मतलब जिसे हम स्पर्श कर सकते हैं, देख सकते हैं, छू सकते हैं। तो अगर ऐसी संपत्ति का ट्रांसफर किया जा रहा है जो देखने योग्य हो, जो इंद्रियों द्वारा बोधगम्य हो, तो उसका मूल्य याद रखिएगा। अगर मूल्य उसका 100 रुपये या 100 रुपये से अधिक है, तो उसका ट्रांसफर कैसे होगा, पहला नियम यहाँ खूब भरमाता है। दे देगा लिखित में होगा, दे देगा मौखिक होगा, दे देगा लिखित और पंजीकृत होगा, लिखित और रजिस्टर्ड होगा, अंतिम ऑप्शन देगा लिखित में होगा, पंजीकृत होगा, और कम से कम 2 अनुप्रमाणक साक्षी होंगे। तो बेयर एक्ट की भाषा कवर करिएगा, बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है।
तो जो हमने बोर्ड पर लिखा है कैसे ट्रांसफ़र होगा इसका लिखित में और पंजीकृत, माने रजिस्टर्ड कराना आवश्यक है कि नहीं? आवश्यक है। लेकिन कैसी संपत्ति हो फिर बताइए? अचल संपत्ति मूर्त की अमूर्त हो? मूर्त हो और उसका दाम कितना हो? आपका 100 रुपया या 100 रुपये से अधिक। अब इसके विपरीत आ जाइए तुरंत। अगर संपत्ति मूर्त संपत्ति है, अचल संपत्ति है और उसकी कीमत 100 रुपये से कम है, यानी कि 50 रुपया है, 60 रुपया, 99 रुपया, तो ऐसी कंडीशन में उसका मौखिक अंतरण किया जा सकता है, लिखित और पंजीकृत की आवश्यकता नहीं। तो क्वेश्चन आपका ये बनता है कि एक संपत्ति है, अचल है, मूर्त है, जिसकी कीमत 50 रुपया है, तो उसका ट्रांसफ़र धारा 54 के तहत किस रूप में किया जा सकेगा? तो दे देगा मौखिक किया जा सकेगा, केवल लिखित किया जा सकेगा, लिखित तथा रजिस्टर्ड होना चाहिए, इनमें से कोई नहीं। तो फिर एक बार दिमाग स्थिर रखिए, अगर मूर्त संपत्ति है, अचल है, कीमत 100 से क्या है? कम है, तो क्या ओरल ट्रांसफ़र संभव है कि नहीं है? भले आप लिखित कर दिए लेकिन ओरल या मौखिक भी क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं। लेकिन लेकिन लगाना है अच्छे से। अगर दो संपत्तियां हैं और चाहे इसकी कीमत कुछ भी क्यों न हो, इन दोनों संपत्तियों का अंतरण सदैव लिखित में होगा और रजिस्टर्ड या पंजीकृत होगा, यानी कि रजिस्ट्रेशन भी कराना पड़ेगा। तो कौन कौन सी दो संपत्तियां हैं जिनका ट्रांसफ़र हर हाल में, चाहे कीमत 1 रुपया हो, 2 रुपया हो, 100 रुपया हो, 2 करोड़ हो, रिटेन में ही होगा और उसको रजिस्टर्ड ही कराना पड़ेगा? तो दो संपत्तियां यही भरमाता है, कौन कौन हम बता रहे हैं? उत्तर भोग यानी कि सर्वाइवल, यानी कि एक उत्तराधिकारी दूसरे को देता है, वो आगे बताया जाएगा। और दूसरा कौन है? अमूर्त संपत्ति। अमूर्त संपत्ति का मतलब ये हो गया कॉपीराइट, ट्रेडमार्क हो गया, गुडविल हो गया या सुनाम, जिसे कहा जाता है साख कहा जाता है। ये कैसी प्रॉपर्टियां हैं? दिखाई नहीं देती। तो किन संपत्तियों का अंतरण सदैव लिखित में और रजिस्टर्ड ही होगा, चाहे मूल्य कितना भी क्यों न हो? तो दो संपत्ति याद करके जाइएगा। 90% लोग इस क्वेश्चन को गलत करते हैं। ये गलतियां क्षम्य नहीं है, मैं बता दूं। इधर की गलतियां क्षम्य नहीं है, ये गलतियां कंपटीशन से बाहर कर देंगी। तो दो प्रॉपर्टी चाहे कीमत कुछ भी हो, उसका अंतरण कैसे होगा? लिखित में और पंजीकृत। कौन कौन संपत्तियां? उत्तर भोग और दूसरा कौन? अमूर्त संपत्ति। अब आइए विक्रय में, ये हो गया। अन्य संपत्तियों का अंतरण भाई इसके बाहर आपका बता ही दिया गया। अब विक्रय के बाद आपका मार्गेज आ जाइए। दूसरा संव्यवहार कौन है? मार्गेज। अब ये है कि मार्गेज कैसे किया जाएगा। जो बंधक का आपका ढंग है करने का, वह धारा 59 में दिया गया है, यानी कि 54 के बाद आप धारा 9 को कोरिलेट हम कर रहे हैं कहाँ से? 59 से। 59 निकाल लीजिए। एक क्वेश्चन यहाँ भी पूरा चांस रहता है बनने का। अच्छे से आप देखिए बंधक में क्या पूछा जाता है। किस बंधक का लिखित में और पंजीकरण किया जाना अनिवार्य है, चाहे कीमत कुछ भी क्यों न हो? पहला क्वेश्चन। दूसरा आपका किस बंधक का लिखित में और पंजीकृत होना आवश्यक नहीं है? ये दो क्वेश्चन बार बार रिपीट कर रहे हैं। बेयर एक्ट की भाषा देखिए, 59 सेक्शन निकालिए। देखिए आपका जहाँ की प्रतिभूति मूलधन 100 रुपये या उससे अधिक है, यानी कि वहाँ वह बंधक जो हक विलेखों के निक्षेप द्वारा बंधक से भिन्न है,
बंधककर्ता द्वारा हस्ताक्षरित और कम से कम 2 साक्षियों द्वारा अनुप्रमाणित रजिस्ट्रीकृत लिखत द्वारा ही किया जा सकेगा। अब यहाँ आपका कह सकते हैं कि फिर एक बार देखिए, आप अच्छे से बेयर एक्ट की भाषा पकड़ने का प्रयास करिए। इसी में अपवाद छुपा है। देखिए आपका, मैंने भले आप ना पकड़ पा रहे हो, को किस बंधक का लिखित में होना, पंजीकृत होना, हस्ताक्षरित होना और कम से कम 2 गवाहों का होना किस बंधक में आवश्यक नहीं है, आपका स्पष्ट लिखा गया है। तो किससे भिन्न बंधक के बारे में आगे प्रावधान है, हक विलेखों के। तो फिर एक बार याद रखिए, भले अलग से लिख लीजिए, जो हक विलेखों के निक्षेप द्वारा बंधक का लिखित में होना आवश्यक नहीं है। फिर एक बार याद रखिए, किस बंधक का लिखित में होना आवश्यक नहीं है, भाई रटिए, कठिन है थोड़ा। हक विलेखों के निक्षेप द्वारा बंधक, इसमें होता क्या है, थोड़ा यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है। कोई व्यक्ति गारंटी के तौर पे अपने जमीन या मकान के जो हक का दस्तावेज हैं वह आपका बैंक या इत्यादि में डिपॉजिट करता है और बैंक से उधार लेता है, उसी उसी बंधक को हम कहते हैं हक विलेखों के निक्षेप द्वारा बंधक। बहुत ज़्यादा हो रहा है आजकल, जैसे मकान खरीदिए, ज़मीन खरीदिए, तो जो रजिस्ट्री की मूल कापी है वह कौन रख लेता है, बैंक। ये कौन सा मार्गेज कहलाएगा, हक विलेखों के निक्षेप द्वारा मार्ग। इसका लिखित में होना, आपका लिखित में होना, रजिस्टर्ड होना और बंधककर्ता द्वारा हस्ताक्षरित होना और कम से कम 2 अटेस्टेड विटनेस होना, इसके लिए आवश्यक है कि नहीं, आवश्यक नहीं है। तो किस बंधक का लिखित में होना आवश्यक नहीं है, हक विलेखों के निक्षेप द्वारा बंधक। दूसरा नियम देखिए, खूब पूछा जाता है, किस बंधक को इक्विटेबल मार्गेज कहते हैं, सामयिक बंधक कहते हैं। तो जो हक विलेखों के निक्षेप द्वारा बंधक हैं, इसी का उपनाम क्या है, इक्विटेबल मार्गेज। अब अगला ये क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन बंधक का प्रकार नहीं है। तो सामयिक बंधक 4 में एक दिया रहेगा, ये प्रकार नहीं है, बल्कि आपका हक विलेखों के निक्षेप द्वारा बंधक का क्या है, उपनाम। ये प्रकार नहीं है, कोई प्रकार क्या है, हक विलेखों के निक्षेप द्वारा बंधक। तो कौन बंधक का प्रकार नहीं, एक बार जे में पूछा गया था, सामयिक बंधक, क्योंकि 58 में देख सकते हैं सामयिक बंधक कहीं शब्द का यूज नहीं हुआ। अन्य बंधक, अब दूसरा बंधक आ जाए तब आपका पूरा बताया जाए। जहाँ की पैराग्राफ चेंज करके देखिए तब आपका पूरी कहानी फिर बताई जाएगी। जहाँ की प्रतिभूत मूलधन 100 रुपये से कम है, वहाँ बंधक या तो उपर्युक्त जैसे हस्ताक्षरित और अनुप्रमाणित रजिस्ट्रीकृत लिखत द्वारा या सिवाय सादा बंधक की दशा में संपत्ति के परिदान द्वारा किया जा सकेगा। यानी कि इसका मतलब कि अगर रकम 100 रुपये से कम है तो या तो आप मौखिक रूप से बंधक करिए या लिखित रूप से करिए, आपकी इच्छा। कोई बाध्यकारी लिखित में होना आवश्यक, लेकिन मूलधन आपका कितना से कम हो, 100 रुपया। लेकिन यहाँ भी एक लोचा है और वह लोचा लिखा गया है, वहीं पूछा जाता है कि किस बंधक का लिखित में होना अनिवार्य है, चाहे मूलधन कुछ भी क्यों न हो। तो कौन सा बंधक लिखा है, सिंपल मार्गेज, सादा बंधक। अब एक बार पूरा चार्ट हम बना रहे हैं, गलत बहुत ज़्यादा होता है, मैं बता दूं। फिर हम बता रहे हैं ये जो टेक्निकल पॉइंट बताए जा रहे हैं, इसमें अभी भी 50% लोग गलत करके ही आएंगे। इसीलिए मैं 2 बार इसको बता रहा हूँ, ताकि एक बार नहीं तो दूसरी बार दिमाग में बैठे, न समझ में आया हो
फिर बताइए, बताया जाएगा, फिर कोई नाराजगी नहीं है। फिर एक बार अब एकदम दूसरे एंगल से हम बता रहे हैं। जो सिंपल मार्गेज होता है, जो सादा बंधक होता है, चाहे कीमत 1 रुपया हो, 2 रुपया हो, 100 रुपया हो, 2 लाख रुपया हो, इसका हर हाल में लिखित में ये होगा, हस्ताक्षरित होगा। फिर आपका कम से कम 2 अनुप्रमाणक साक्षी भी होंगे और रजिस्टर्ड भी होगा। याद रखिएगा, किस बंधक का लिखित में पंजीकृत होना, गवाहों का होना और आपका अनिवार्य है, तो कौन सा बंधक है? सादा बंधक, सिंपल मार्ग। किस बंधक का लिखित में होना आवश्यक नहीं है, चाहे धन कितना ही क्यों न हो, तो कौन सा बंधक ऊपर बताया गया था? हक विलेखों के निक्षेप द्वारा बंधक। अन्य मामलों में और 4 बंधक अभी बचे हैं, 2 ही तो हुआ। अन्य 4 मार्गेजों में अब नियम बना लीजिए। यदि मूलधन, इनके 2 के सिवाय, यदि मूलधन 100 रुपया से कम है, तो बंधक कैसे किया जा सकता है? मौखिक भी या लिखित भी। और अगर प्रतिभूति धन 100 रुपया या 100 रुपये से क्या है? अधिक, तो याद रखिएगा कैसे होगा आपका मार्ग? लिखित में होगा, हस्ताक्षरित होगा। इसके बाद आपका कम से कम 2 अनुप्रमाणक साक्षी होंगे और उसके बाद लास्ट में रजिस्ट्रीकरण कराना आवश्यक है कि नहीं? आवश्यक। फिर एक बार विक्रय से कोरिलेट करिए। आप लोग बताइए, विक्रय अगर 100 रुपया या 100 रुपये ऐसा अधिक मूल्य था, मूर्त संपत्ति, संपत्ति अचल थी, तो विक्रय 54 के तहत कैसे किया जाता था? लिखित और पंजीकृत। क्या उसमें छूटा है? 2 बातें। पहली बात छूटी है हस्ताक्षरित, और दूसरा कौन छूटा है आपका? कम से कम 2 गवाह। याद रखिए, 2 ही मारिएगा 54 में, लेकिन जब मार्गेज में आ जाए तो चारों मारना है। क्या क्या? लिखित में भी, रजिस्ट्रीकृत भी, हस्ताक्षरित भी, और कम से कम कितने अनुप्रमाणक साक्षी, कितने गवाह? 2। अब भाई न समझ में आया तो कहिए, फिर बताया जाए, नहीं तो अगला संव्यवहार आइए। बंधक के बाद आपका जो पूछा जाता है वह पट्टा कैसे किया जाएगा? अब ये क्वेश्चन आ जाइए। यानी कि जो लीज होता है, पट्टा होता है, वह कैसे किया जाएगा, इसके बारे में जो प्रावधान आपका दिया गया है वह आपका 107 में है। निकाल लीजिए बैरक। टीपीए की धारा 107 में यहाँ भी क्वेश्चन बहुत बनता है। देखिए, धारा 9 ही नहीं चल रही है, कई धाराएं समाप्त हो रही हैं। ये ना कहेगा कि 9 चल रहे हैं। 9 से हमने केवल क्या किया है, इनको कोरिलेट। तो आप लीज कैसे किया जाएगा, खूब ये भी पूछा जाता है। पट्टे कैसे किए जाते हैं, पट्टा करने का ढंग क्या है, ये किस सेक्शन में दिया गया है? 107। देखिए अब बेरक, अचल संपत्ति का वर्षानुवर्षी या 1 वर्ष से अधिक किसी अवधि या वार्षिक भाटक भाटक मैंने किराया होता है, नए लोग रुकना है तो रेंट, भाटक आरक्षित करने वाला पट्टा केवल रजिस्ट्रीकृत लिखत द्वारा ही होगा। अब विक्रय से थोड़ा जोड़ लीजिए। आपका 54 में विक्रय कैसे किया जाता था? लिखित उसमें भी आवश्यक था, रजिस्ट्रीकरण भी, पंजीकरण, और आपका पट्टा। पट्टे में देखिए आपका, फिर एक बार नियम देखिए। अगर पट्टे की अवधि या 1 वर्ष से अधिक है, या पट्टा में महीना या 6 माह पर किराया नहीं लिया जा रहा है, जो किराया लिया जा रहा है 1 साल पर, या 2 साल, 3 साल पर, यानी कि जो वार्षिक पट्टा होते हैं उनका उनको कैसे किया जाएगा? वार्षिक पट्टा करने का मेथड क्या होगा? तो दिमाग स्थिर करके समझिए, लिखित और रजिस्ट्रीकृत। भाई लिखित और
अब ये आया कि एक एक माह का किराया लेना है, 6 6 माह का लेना है, तब क्या होगा? तो ये वार्षिक से क्या हो जाएंगे, यानी कि वर्ष में एक बार किराया लेना है या 2 साल में एक बार, तब हमेशा वह पट्टा कैसे होगा? लिखित में, और क्या? रजिस्ट्रीकृत। यही 54 से भी जोड़ते रहिएगा। अगला देखिए, अचल संपत्ति के अन्य सब पट्टे या तो लिखत और रजिस्ट्रीकृत द्वारा या कब्जे के परिधान सहित मौखिक किया जा सकता है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसमें रकम न देखिएगा, इसमें रकम नहीं है, इसमें वर्ष और महीना चलेगा। अब एक नियम बना लीजिए, अगर 1 वर्ष का पट्टा है या 1 वर्ष से अधिक का पट्टा है, या पट्टे में जो किराया वसूला जा रहा है या तो एक एक वर्ष में एक बार देना है, या 2 वर्ष, 3 वर्ष, या 5 साल पर देना है, कुल मिलाकर अगर पट्टा क्या है? वार्षिक। कुल मिलाकर तो उसको मौखिक नहीं किया जा सकता। ऐसा पट्टा केवल कैसे होगा? रिटेन में, और आपका रजिस्टर्ड होगा, माने पंजीकृत। लेकिन अगर अन्य पट्टे, तो अन्य पट्टों में बचा का, बचा आपका 1 साल से क्या कम वाला, तो एक पट्टा दिया गया और एक एक माह, 1 माह के लिए दिया गया, मौखिक भी दिया जा सकता है, 2 माह के लिए दिया गया, मौखिक भी, या हर एक माह किराया वसूला जा रहा है तो मौखिक दिया जा सकता है कि नहीं? दिया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये याद रखिएगा, या रजिस्ट्रीकृत कराइए, विकल्प है। इसके बाद 107 के बाद आप आ जाइए, विनिमय आ जाइए, क्योंकि पट्टे के बाद आपका संव्यवहार कौन होगा? विनिमय का होगा। तो एक्सचेंज आ जाइए। फिर एक बार धारा याद रखिए, विनिमय के बारे में प्रावधान कहाँ से कहाँ तक दिए गए हैं? तो 118 से लेकर कहाँ तक? आपका 21 तक। फिर याद करते रहिए, विनिमय की परिभाषा कहाँ दी गई है? 118। धन का विनिमय किस धारा में है? 121। विनिमय कैसे किया जाएगा? तो धारा 118 में ढंग है। सेकंड पैराग्राफ देखिए धारा 118 का, जिस प्रकार विक्रय किया जाता है उसी प्रकार क्या किया जाएगा? विनिमय। तो विनिमय का ढंग किस धारा में दिया गया है? पूछ ले तो कौन सी मारेंगे? 118, 118 किस पैराग्राफ में? सेकंड में। क्या कह दिया गया है कि जिस प्रकार विक्रय होता है उसी प्रकार एक्सचेंज या विनिमय होगा। तो फिर एक बार विक्रय याद कर लीजिए, चौथी बार बताया जा रहा है। अगर 100 रुपया या 100 रुपये से अधिक कीमत है, संपत्ति अचल है, मूर्त है, तो उसका विक्रय केवल लिखित में और पंजीकृत द्वारा ही होगा। लेकिन अगर संपत्ति अमूर्त है या आपका उत्तर भोग है तो कीमत का कोई मतलब नहीं है, इसका विक्रय सदैव लिखित में और पंजीकृत होगा। तो फिर तुरंत विनिमय पर अब बताना क्या है? यही नियम किस पर शुद्ध रूप से लागू होगा? विनिमय में एक भी शब्द चेंज नहीं करना, तो दोबारा ना बताया जाए। अब विनिमय के बाद अगला संव्यवहार दान है। तो आइए दान की धारा निकालिए। आपका 123 निकाल लीजिए। दान करने का मेथड, दान करने का ढंग, यहाँ भी खूब पूछा जाता है। आपका दान का ढंग कहाँ दिया गया है? 123 में। अंतरण कैसे किया जाएगा? दान कैसे दिया जाएगा? मौखिक दिया जाएगा कि लिखित दिया जाएगा? तो इसके लिए कौन सा सेक्शन में बताया गया है? आपका 123। देखिए आपका क्या कहा गया है। अगला नियम आपका अच्छे से इसको भी देखिए, एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन बनता है। अचल संपत्ति का दान कैसे किया जाएगा?
तो वह अंतरण दाता द्वारा या उसकी ओर से साइन किया जाएगा। कम से कम 2 अनुप्रमाणक साक्षी होंगे, लिखित में होगा और रजिस्ट्रीकृत होगा। यानी कि इसका मतलब अब बंटवारा कर लीजिए। तो अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी को हिबा किया जाता है, तो चाहे 1 रुपया की वह संपत्ति हो, 2 रुपया, 100 रुपया या 5 अरब की है। अभी आपका यूपी सरकार ने पारिवारिक दान के मामले में कुछ छूट दी थी। तो एकदम कचहरी और रजिस्ट्रार ऑफिस भरा पड़ा था। खूब लोग एक दूसरे को, बेटे को दान, बेटी को दान, दामाद को दान, खूब दान किए। यानी कि क्योंकि पैसा क्या था, कम लग रहा था। अब पैसा बहुत कम लग रहा था। तो पैसा अगर जुटाना है तो सरकार को ये सब करना ही पड़ता है। जैसे कि जितने स्टेट लैंड हैं, सरकार को पैसे की आवश्यकता हो तो तुरंत थोड़ा 2-4 रुपया कम कर दे और कह दे कि जितने स्टेट लैंड वाले हैं, जो लोग सरकारी ज़मीन पर क्या किए हैं, कब्जा किए हैं, घर बनवा लिए हैं, आए और उसको फ्री होल्ड करा लें। फ्री होल्ड मतलब कि स्वामी बन जाए। देखिए आपका जो ये बघाड़ा है, आपका सलोरी है, तो शहर में आपका ज़्यादातर जो ज़मीनें हैं वह स्टेट लैंड है या नुजुल को भूमि कहा जाता है। स्टेट लैंड का मतलब उसकी स्वामी आप नहीं हैं, सरकार हैं। आप कब्जा कर लिए, मकान बना लिए, लेकिन सरकार जब चाहे आपके मकान को क्या कर सकती है, ध्वस्त, एक पैसा नहीं देगी। क्योंकि ज़मीन किसका था? जब आपका कुंभ में रोडें चौड़ी हो रही थी तो तमाम लोगों का घर टूट गया। अब ये था कि मुआवजा लोग पाएंगे। तो जिनका घर बिना नक्शे का था, एक पैसा नहीं दी सरकार। जिनका घर स्टेट लैंड पर था, एक पैसा नहीं मिला, क्योंकि वह तो ज़मीन क्या है, सरकारी। और जिनका फ्री होल्ड था, तो उनका आपका पैसा उनको दिया गया। तो याद रखिए, अगर खतौनी के कालम में नाम है, यानी कि वह फ्री होल्ड या आप स्वामी हैं, और खसरा के कालम में नाम अगर दिखा रहा है, तब स्वामी आप नहीं हैं, कौन है? सरकार। आप केवल जबरदस्ती क्या किए हैं, जमीन पर कब्जा। वहीं 10-20 रुपया के स्टाम्प पर लोग विक्रय करते हैं, क्योंकि पैसा तो दिखाएंगे नहीं, कब्जा दे सकते हैं। भाई स्टेट लाइन का कहाँ जल्दी विक्रय, न लोन होता है न कुछ होता है। तो अलग बात है। फिर एक बार देखिए, बैक होइए। अगर अचल संपत्ति है, दिमाग में बैठाइए, और उसका दान किया जा रहा है, तो चाहे 1 रुपया कीमत हो, 2 रुपया हो, 100 रुपया हो, 2 अरब हो, हर हाल में इसका जो हिबा, गिफ्ट या दान होगा, वह आपका दाता द्वारा या उसकी ओर से लिखित में होगा। इसके बाद आपका हस्ताक्षरित होगा। फिर आपका कम से कम 2 अनुप्रमाणक साक्षी, यानी कि कम से कम कितने गवाह? 2 गवाह होंगे। और रजिस्ट्रेशन आवश्यक है कि नहीं? आवश्यक है। चारों बातें क्या होनी चाहिए? मिलनी चाहिए। लेकिन अगर दान चल संपत्ति का होता है, यानी कि मूवेबल प्रॉपर्टी का, तो ये आवश्यक नहीं है। आप मौखिक भी दान कर सकते हैं या लिखित, आपकी इच्छा। तो किस संपत्ति का दान मौखिक किया जा सकता है? अचल की चल? चल। और किसका केवल लिखित में ही होगा? अचल। तो लिखित ही ना याद रखिएगा, 4 शब्द याद रखिएगा। कौन कौन? लिखित, हस्ताक्षरित, आपका 2 अनुप्रमाणक साक्षी, और अंत में पंजीकृत या रजिस्टर्ड होना चाहिए। यानी कि रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर क्या कराना पड़ेगा? अब अंतिम संव्यवहार आप आ जाइए, एक्शनेबल क्लेम। फिर एक बार एक्शनेबल क्लेम का उदाहरण बताया जाए, ताकि भाई शुरुआती दौर में याद होता रहे। ए ने बी को 500 रुपया उधार दिया है। धारा 6 भी थोड़ा हम बता देते हैं कोरिलेट करके, कल बताए थे लेकिन फिर हम बता रहे हैं, थोड़ा कम समझ में लोगों को आया था। ए 500 रुपया बी को उधार दिया है, और ए इस 500 का ट्रांसफर कर देता है किसको? सी को।
तो अगर केवल सी को इस बात का ए ट्रांसफर करता है, इस अधिकार का, कि केवल सी, अब मात्र सी या केवल सी बी के खिलाफ मुकदमा लाए 500 का, वसूली हम करेंगे, ये संभव नहीं है। क्योंकि केवल मुकदमा लाने का अधिकार ट्रांसफर हो सकता है कि नहीं? नहीं। तो ए को क्या करना पड़ेगा? सी को बी के खिलाफ वाद लाने का भी अधिकार ट्रांसफर करना पड़ेगा, और 500 क्या करे? सी वसूल ले। अब ए अगर कहे कि 500 हम लेंगे और तुम केवल क्या लाओ, तो क्या केवल वाद लाने का अधिकार धारा 6 के तहत ट्रांसफर किया जा सकता है कि नहीं? तो केवल शब्द कब मिस हो, कब आप विफल कर देंगे? जब 500 रुपया बी से वसूलने का भी अधिकार किसको सौंप दिया जाए? सी को। केवल आपका, तो दो यहाँ टेक्निकल क्वेश्चन बनता है कि किसका ट्रांसफर नहीं हो सकता? वाद लाने का अधिकार, केवल वाद लाने का अधिकार। तो किसका ट्रांसफर नहीं हो सकता? केवल। और किसका हो सकता है? दे दे वाद। वाद लाने का अधिकार मतलब ए ने सी को दोनों अधिकार दिया कि तुम बी के खिलाफ 500 के लिए मुकदमा भी लाओ और खुद ही क्या करो? 5 वसूलो। ये जो ए ने बी को सी को 500 रुपया ट्रांसफर किया था, इसी को हम कहते हैं एक्शनेबल क्लेम का ट्रांसफर, अनियोज्य दावे का अंतर। तो अब आपका यही आपका गलत होता है कि जब ए 500 रुपया सी को ट्रांसफर करता है तो आखिर किस ढंग से करेगा? अब देखिए क्या क्या पूछा जाता है। मौखिक कर सकता है, लिखित कर सकता है, लिखित तथा हस्ताक्षरित कर सकता है। लिखित हस्ताक्षरित कम से कम 2 गवाह होने चाहिए। लिखित हस्ताक्षरित 2 अनुप्रमाणक साक्षी और रजिस्टर्ड होना चाहिए। इसके लिए धारा आपका कह सकते हैं 130 पहले कवर करिए, निकाल लीजिए बेयर एक्ट। आपका बेयर एक्ट से पढ़ेंगे तो सही रहेगा। अनियोज्य दावे का अंतरण देखिए आपका, अनियोज्य दावे का अंतरण चाहे वह प्रतिफल सहित या रहित हो, तो पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि अनियोज्य दावे का अंतरण हो सकता है बिना मूल्य के, मूल्य लेकर, दोनों, इनमें से कोई नहीं। बताइए तो क्या लिखा है? दोनों। प्रतिफल होना आवश्यक है कि नहीं एक्शनेबल क्लेम के ट्रांसफर में? अर्थात इस उदाहरण में देखिए, अगर ए सी को 500 रुपया अंतरित करता है तो या तो ए फ्री में कर दे या सी से कुछ क्या ले ले? पैसा। दोनों हो सकता है। या तो फ्री में कर दे कि जाओ तुम वसूलो मुकदमा करके, मैं एक पैसा तुमसे नहीं लूँगा, ये भी हो सकता है। क्योंकि प्रतिफल सहित भी हो सकता है और प्रतिफल रहित। तो तुरंत धारा 25 संविधान नियम का कवर करिए तो न्यूडम पैक्टम, पिछली बार आया था। न्यूडम पैक्टम का मतलब क्या हुआ? कंसिडरेशन रहित करार, जिस यानी कि प्रतिफल विहीन करार। क्या होते हैं? शून्य। लेकिन अब 130 अनियोज्य दावा भी इसका क्या हो गया? अपवाद। जहाँ की करार तो किया गया, अनियोज्य दावे का ट्रांसफर किया गया, पैसा नहीं लिया गया, मूल्य नहीं लिया गया, तब भी वह ट्रांसफर वैध होगा कि शून्य होगा? वैध। ये शब्द पकड़िए। अब देखिए आगे, ऐसी लिखत के निष्पादन द्वारा ही किया जाएगा जो अंतरक या उसके सम्यक रूप से प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित हो। तो दो शब्द केवल पकड़ना है कि जब भी एक्शनेबल क्लेम का ए सी को ट्रांसफर करेगा तो लिखित में करेगा, और दूसरा शब्द क्या है? साइन करके। इसका रजिस्ट्रेशन होना और इसके अंतरण के लिए 2 गवाहों का होना आवश्यक है कि नहीं? आवश्यक नहीं है। तो बताइए अनियोज्य दावे का ट्रांसफर कैसे होगा? लिखित में, हस्ताक्षरित, दोनों, इनमें से कोई नहीं। पहला क्वेश्चन क्या मारेंगे? दोनों। दूसरा मॉडल देखिए, एक्शनेबल के क्लेम का ट्रांसफर होगा
लिखित में होगा, हस्ताक्षरित होगा, एक में देगा, दूसरा में लिखित हस्ताक्षरित तथा दो अनुप्रमाणक साक्षी, तीसरा में देगा लिखित हस्ताक्षरित दो अनुप्रमाणक साक्षी तथा पंजीकृत होगा। तो कौन इसमें से ऑप्शन सही होगा? तो एकदम बेरक की भाषा देखिएगा, दो ही तो बातें हैं, कौन कौन? लिखित तथा हस्ताक्षरित। फिर एक बार लास्ट में देखिए, बहुत कठिन है ये, आपका आसान नहीं है। एक जगह एकत्र करना मुश्किल रहता है, हमेशा लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं। आपको मैं सलाह दे रहा हूँ कि घर पर जाकर एक बार कम से कम जितनी धाराएं ये बताई गई हैं सभी धाराएं फिर पढ़िएगा और एक चार्ट बना लीजिएगा। यहाँ से गलती ज़्यादा होती है, यहीं आपका 90% लड़के मैं बता दूं यहाँ से गलतियां करते हैं। तो प्रयास ये करिए कि यहाँ से गलती न हो, जाके आज ही। फिर एक बार लास्ट में देखिए कौन कौन धारा पढ़नी है। धारा 54 पढ़ना है, 59 पढ़ना है, 107 पढ़ना है, 118 पढ़ना है, 123 पढ़ना है और 130। इतनी धाराएं जरूर आप तैयार करिएगा, धारा 9 को जोड़ते हुए। किसको जोड़ते हुए? अब आइए कंडीशन देखा जाए। धारा 10, 11, 12 और इसी के साथ धारा 25 पढ़ना है आपका। 25 और 10, 11, 12 को एक साथ पढ़िए। मैं फिर बता दूं, यानी कि फिर एक बार कंसेप्ट पहले बनाइए, फिर केस भी इसमें पूछा जा रहा है और कुछ टेक्निकल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पहले आपका टेक्निकल जो क्वेश्चन आए हुए हैं केस हो, पहला जो पूछा जाता है, रोसर बनाम रोसर का केस किस धारा से संबंधित है, ये क्वेश्चन बना है, तो धारा 10। फिर आपका धारा 10 के अपवाद पूछे गए हैं, तमाम चीज़ें हम बताएंगे, लेकिन आपका धारा 10 में दिया गया सिद्धांत किस केस में प्रतिपादित सिद्धांत पर आधारित है? कौन सा केस मार कर आएंगे? रोसर बनाम रोसर, ये याद रखें। इसके बाद सेक्शन 11 से भी क्वेश्चन बना है, 12 से भी बना है। जब भी धारा 12 पढ़ेंगे तो उसके साथ हम 111 धारा को रिलेट करके बताएंगे, वहाँ से भी टेक्निकल क्वेश्चन। और आपका अंत में सेक्शन 25 पढ़ना है। तो आइए पहले कंसेप्ट बनाइए। ए ने अपनी संपत्ति का ट्रांसफर बी को किया, लेकिन कुछ कंडीशन लगा दी हैं, कुछ शर्त लगा दी हैं। और शर्त पहली देखिए, ए ने बी को विक्रय किया संपत्ति को, लेकिन एक शर्त लगा दी कि हे बी, तुम किसी अन्य को ये संपत्ति नहीं बेच पाओगे। तो ऐसी शर्तें क्या होंगी? यानी कि दूसरे को ट्रांसफर करने पर रोक लगा दी गई। फिर एक बार उदाहरण देखिए, ए ने बी को अपना मकान बेचा, लेकिन विक्रय विलेख में ही एक शर्त लिख दी, और वह ये लिख दी कि हे बी, तुम किसी अन्य को ये मकान बेच पाओगे कि नहीं बेच पाओगे? नहीं बेच पाओगे। तो धारा 10, 11 और 12 कॉन्सेप्ट क्लियर करिए पहले, भले थोड़ा समय लगता है इधर भाई आपका, इधर की धाराओं में, यानी कि जो 17 तक धाराएं हैं इसमें थोड़ा समय लगता है। स्पीड जब पकड़ेगा आपका टीपीए तो 18 से ही पकड़ पाएगा, क्योंकि इधर से खूब क्वेश्चन बन रहे हैं और थोड़ा 1-2 दिन लग सकता है। उसके बाद थोड़ा स्पीड आपका बढ़ जाती है, क्योंकि उधर की धाराएं आपका छाँट छाँट के प्री के लिए कम पढ़ना है, मेंस के लिए ज़्यादा। लेकिन इधर की धाराओं में हमारे पास कोई उपाय नहीं है, धारा केवल रटवाना हो तो अलग बात है, लेकिन आपका इतना फाइट है ज़्यादा जे में, केवल धारा से नहीं होगा जब तक कि उसका जिस्ट नहीं जानेंगे, क्रोड नहीं जानेंगे। फिर एक बार देखिए,
अगर संपत्ति अंतरण में कोई कंडीशन या शर्त लगी है और वह शर्त या तो धारा 10 वाली है या धारा 11 वाली या धारा 12 वाली, तो अंतरण वैलिड होगा और कंडीशन क्या होगा, वाइड। कॉन्सेप्ट बनाइए। अब यहाँ जो पूछा जाता है धारा 10 में 10 के तहत लगाई गई शर्त, अंतरण शून्य होगा, शर्त शून्य होगी, पहला ऑप्शन। अंतरण वैध होगा, शर्त शून्य होगी। अंतरण और शर्त दोनों वैध होंगे, इनमें से कोई नहीं। तो 10, 11, 12 तीनों का एक साथ तैयार रखिए। ट्रांसफर क्या होगा, वैलिड, और कंडीशन वाइड। माना जाएगा कि ऐसी कोई शर्त लगाई नहीं गई। लेकिन तुरंत धारा 25 पढ़ना है, 25। अगर कंडीशन 25 वाली है तो अंतरण भी शून्य होगा और आपका शर्त भी क्या होगी, शून्य। फिर एक बार याद रखिए, अगर अंतरण किया गया है संपत्ति का और कौन सी शर्त लगा दी गई है, जो किस सेक्शन में दी गई है, 25 में, तो अंतरण भी वाइड बातिल और शर्त भी क्या होगा, शून्य। दोनों शून्य होंगे। तो पहले धारा 25 देखिए, तब आपका बैक हो जाए, क्योंकि 25 अब आगे नहीं बताया जाएगा, कोरिलेट करके आपको बताया जा रहा है। आपका पहले 25 ही देख लिया जाए, तब आपका बैक आ जाए। देखिए, जब भी धारा 25 निकाल लीजिए भाई, जब भी सेक्शन आप 25 पढ़िए, कम से कम कॉन्ट्रैक्ट की जो धारा है वह धारा याद रखिएगा, 23। यानी कि पहले कॉन्ट्रैक्ट की धारा 23 देख लिया जाए, कोरिलेट करते रहे तो उस पर। भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा आपका 23 देखिए। पिछली बार तो जो 23 में हेडिंग दिया है, प्री में हेडिंग ही पूछ लिया था, हेडिंग ही पूछा था कि कौन सही है। तो आपका जो हेडिंग लिखी गई है, सेम 4 वाक्य दिया था, घुमावदार दिया था, तो एकदम हू बहू जो हेडिंग है वही आपको याद करना है। यानी कि विधि विरुद्ध या ऐसा कंसिडरेशन और आपका पर्पज जो लाभफुल न हो, जो विधिपूर्ण न हो, यानी कि विधि विरुद्ध, यानी कि प्रतिफल और उद्देश्य। तो कब करार का उद्देश्य विधिपूर्ण विधि विरुद्ध माना जाएगा, कब करार का प्रतिफल विधि विरुद्ध माना जाएगा, अनलॉफुल माना जाएगा। इंग्लिश वर्जन जरूर देख कर आइएगा। इसका उल्लेख संविदा अधिनियम की धारा 23 में दिया गया है। 23 में जो सिद्धांत है वह तैयार करके जाइएगा। पैरी डिलिक्टो, पैरी डिलिक्टो का मतलब समदोष का सिद्धांत। समदोष का सिद्धांत का मतलब कि जहां दोनों पक्षकार बराबर के दोषी हों, वहां कानून क्या उनके बीच कोई हस्तक्षेप करेगा कि नहीं करेगा, नहीं करेगा। फिर एक बार देखिए, जहां प्रस्तावकर्ता और स्वीकृतिकर्ता, यानी कि प्रपोजल करता, एक्सेप्टेंस करता का दोष क्या है, बराबर का है, तो क्या कानून उनके बीच कोई हस्तक्षेप करेगा, नहीं। इसको साम्य से थोड़ा जोड़कर पढ़िएगा। साम्य का जो सिद्धांत है कि इक्विटी या साम्य की शरण में आने वाले को स्वच्छ हाथों से आना चाहिए। यानी कि अब जमाना आ रहा है धीरे धीरे सैनिटाइजर लगा के, तो आशय निकालिएगा, ये नहीं कि स्वच्छ हाथों से। बिहार जब जाएंगे तो ये नहीं कि कह दीजिए कि हाथ धुल कर आए। स्वच्छ हाथों से का मतलब ये हुआ कि उसमें कोई फॉल्ट न हो, उसकी कोई गलती न हो। अगर वही गलती है तो क्या इक्विटी कोई सहायता करेगा, नहीं। तो अब बटमार का प्रकरण, इस पर देखिए। दो लुटेरे थे, राजमार्ग पर लूट किए,
लूट के माल के बंटवारे को लेकर विवाद हो गया। एक लुटेरा चला गया कोर्ट में कि हजूर माल का लूट जो ये लूटा गया है सामान हम लोगों के बीच बंटवारा कर कराइए। आप बताइए क्या उसके हाथ स्वच्छ थे? तो न्यायालय क्या करेगा, बंटवारा कराएगा कि दोनों को जेल भेजेगा? आए हो हाथ गंदे करके लूट करके और आए हो बंटवारा कराने, जाओ जेल। तो यही इक्विटी का नियम है। आपका आगे देखिए कई जगह से जोड़ते रहा जाएगा, क्योंकि बिहार भी लेकर चलना है टीपीए, वहाँ जो मॉडल बनते हैं ऐसे ही बनते हैं। फिर एक बार देखिए धारा 23 में आपका पब्लिक पॉलिसी पर क्वेश्चन बना है, पिछली बार भी बना था। अगर कोई करार का उद्देश्य और प्रतिफल पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट में है, लोकनीति के विरोध में है, तो वह करार अवैध होगा, इलीगल होगा। और अवैध होने का अंतिम परिणाम क्या होता है? वाइड। तो प्रत्येक अवैध करार शून्य होते हैं, लेकिन प्रत्येक शून्य करार अवैध। ये वाक्य अक्षरशः क्या है? वर्ड बाय वर्ड ट्रू है, क्योंकि जो अवैध होगा वह लास्ट परिणाम वाइड। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि करार शून्य है तो अवैध है। जैसे आपका प्रतिफल के बिना करार शून्य है लेकिन अवैध नहीं। विवाह का अवरोधक करार शून्य है लेकिन अवैध नहीं। व्यापार का अवरोधक करार शून्य है लेकिन अवैध नहीं। याद रखिए, लेकिन अवैध जब होगा तो उसका लास्ट परिणाम क्या होगा? जरूर याद रखिए, कई बार पूछा है, जाकर साल पेपर टीपीए कांटेक्ट शुरू कर दीजिए। बैठिए ना, अब समय कम है, तो आपका भी कर्तव्य है कि एकदम आपका एक एक टेक्निकल पॉइंट को पकड़िए। अब जो धारा, हाँ, लोकनीति एक अनियंत्रित घोड़ा है, ये वाक्य आपका किसने तुलना की? ये क्वेश्चन आया था तो रिचर्डसन बना मेलिस के बाद में। जज का नाम गलत न हो, कई लोग एटकिन मार कर आए थे, एटकिन नहीं, लॉर्ड बोरो। बोरो यानी कि रिचर्डसन बनाम मेलिस के बाद में लॉर्ड बोरो ने पब्लिक पॉलिसी की कम पब्लिक पॉलिसी की तुलना किससे की? अनकंट्रोल। हिंदी खूब चेंज करेगा, बिगड़ैल घोड़ा, बदमाश घोड़ा, शैतान घोड़ा। तो घोड़ा आ जाए चाहे बिगड़ैल हो या शैतान, तो आपका तमाम उदाहरण है। आपका बिगड़ैल घोड़ा, जैसे कि मान ले दूल्हा दूल्हा राजा थे, घोड़ा पर बैठे, अगर घोड़ा बिगड़ैल निकल गया तो तमाम वीडियो आपका मिल जाता है यूट्यूब पर। घोड़ा सरपट भागा, ने बहुत तेजी से आपका दूल्हे को लेकर। अब बेचारे बाराती क्या करें, तो बाराती भी बाइक लेकर दौड़कर भाग रहे हैं। 2-4 किलोमीटर जब घोड़ा दौड़ गए तो दूल्हा कहीं गिरा हुआ मिला, टोपी कहीं और मिली, वस्त्र कहीं और मिला, मोबाइल कहीं और मिला। लेकिन आपका उधर घराती इंतजार कर रहे हैं कि अब बाराती आएंगे। तो बाराती 2 बजे रात में पहुंचे तो कुटाई भी कर देंगे बारातियों की। दूल्हे को बंधक बनाया गया और बारातियों को कहा गया कि अब बैठिए, भोजन पूरा क्या हो गया? समाप्त। खराब हो गया, सही कर रहे हैं भाई, खराब करवा देंगी, समाप्त करवा दीजिए ना। पहले तो घराती खाएंगे ना। कई जगह नियम ये है कि जब पूरा गांव और समाज हमारा खा लेगा तब बाराती खाएंगे, उसी में भोजन क्या हो जाता है? आपके साथ जरूर होगा। कहावत कही जाती है कि आप उसी लायक हैं। तो ऐसी बारात में क्यों जा रहे हैं? ऐसी बारात में जाने की क्या आवश्यकता है जहाँ भोजन के क्या पड़ जाए? लाले यानी कि बबुआ गया था आपका लौंग खा के और वहाँ क्या हुआ? भूखे मर गया। तो भाई ऐसी बारातों में जाने से बचिए। हाँ। देखिए भाई आगे तो ब्रेक दिया जब भाई कांटेक्ट भी चलाना है। 25 कल, 25 और 10, 11, 12 कल चलेगा, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण है 25, उसमें समस्या भी बनती है। तो भाई कांट्रैक्ट की धारा 23 से जोड़ कर ही पढ़ना है, जो 23 में है। 90% बातें कहाँ मिलेंगी? 25।